सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनंतर वीडियो। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्लीट रिवीजन के बारे में। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो मैंने सिर्फ 8 क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस ही बनाई है, दैट इज 8 लेसन तक। तो आगे मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि अभी आपको जो है मेजर पेपर आ रहा है। सो इसलिए आज की वीडियो में मैं सिर्फ डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक और लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 16 तक सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ये नहीं है मैं आपको इलेबोरेटली समझाने वाली हूँ कि चीज, बट येस मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो मेजर होने वाले हैं। एंड दिस विल बी अ कंप्लीट रिवीजन वीडियो। और इसमें आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को पर्टिकुलरली 3 से 4 बार देख लेते हो, बाकी वीडियोस को भी देख लेना, इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देख लेते हो और थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स को जो दिमाग में रख लेते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, क्या क्या आंसर दे सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो, तब पेपर में इजीली क्लियर क्या बल्कि बहुत ही अच्छे नंबर से पास वगैरह भी हो सकते हो, अच्छे नंबर ला भी सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। दैट इज कंप्लीट रिवीजन फॉर कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये आपका पर्टिकुलर पेपर का नाम है और इसमें टोटल आपके 5 यूनिट है और 16 लेसन है। तो फर्स्ट यूनिट में आपके कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म और इसका लेसन 1 है मेन पर्सपेक्टिव्स ऑन कॉलोनियलिज्म, जिसमें आपके 3 मेजर टॉपिक्स थे। एक है लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो 8 लेसन तक है उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं इसलिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये टोटल आपके 4 से 5 मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करे थे जो मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो थी। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मोस्ट प्रोबेबली। ना भी हो तो आप कमेंट्स वगैरह में जो है लिख के बता सकते हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। वरना इससे पहले जितनी भी वीडियोस डली है वो सारी उसी टाइम की डली है। उसके बाद आपका यूनिट 1 में ही दैट इज लेसन 2, दैट इज अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और इसमें जो मेजर आपके टॉपिक्स थे, जो कि 4 टॉपिक्स थे, 4 भी नहीं 5 बोल सकते हम। एक था नेशनलिस्ट, इंपीरियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, सबर्टन और कॉलोनियल अप्रोच। तो ये आपके 5 अप्रोच थे और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल्ड में, तो इसकी वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर लेसन नंबर 3, दैट इज यूनिट 2 में है ये, दैट इज कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। और लेसन 3 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स एंड द कॉलोनियल स्टेट। तो इसमें आपको जो मेजर हमने कौन कौन से पढ़ते हैं, रूल ऑफ क्राउन, रूल ऑफ कंपनी एंड ट्रांसफर ऑफ पावर। और लास्ट हमारा फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मैंने आपको अलग से क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करे थे। मैंने आपको बताया था कि वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये याद रखना फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ के बहुत बच्चे बहुत रट के जाते हैं और मोस्टली मतलब जो एग्जाम बनाने वाले होते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले, उन्हें पता होता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को तो सभी पढ़कर आए होंगे, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही नहीं होता है। Next you have is from unit 2 only, that is lesson number 4, that is colonial ideology of civilizing mission, जिसमें आपके पास 2 टॉपिक्स है मेजरली, यूटिलिटेरियंस एंड मिशनरीज। और इन दोनों टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बहुत डीपली समझाया अपने क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में, तो उसे जरूर देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका रहता है वो है डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटेरियंस एंड लिबरल्स। वो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में भी बोला था कि ये वाला क्वेश्चन मेजर रहेगा और उसका आंसर भी प्रोवाइड किया हुआ था। और मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दी थी, ये रहा, व्हाट डिफरेंशिएट्स यूटिलिटेरियंस फ्रॉम लिबरल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लेसन पे। इसकी एक छोटी सी समरी भी है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट ही करेगी, आपके आंसर के लिए मतलब जो एक अच्छा टॉपिक की या फिर एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आपको। देन यू हैव इज यूनिट 2 में से फिर से हमारे पास लेसन 5, दैट इज इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, लैंड रिलेशंस, इंडस्ट्री एंड इकोलॉजी। इसमें हमने मेजरली क्या देखा था, एक तो डिक्लाइन होता है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का और विलेज आर्टिसंस का, मतलब जो लोकल लोग थे ना उनका बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ था जब ये फॉरेनर्स वगैरह आके अपना प्रोडक्ट वगैरह जो फाइनलाइज प्रोडक्ट था वो बेचने लग गए थे ऐसे। तो सबसे पहले हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझा चुकी हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 8 लेसन तक मैं समझा चुकी हूँ, तो वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझाऊंगी। उसके बाद थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मैं रीड कर दूंगी और मैं आपको बता दूंगी कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिट 3, दैट इज रिफॉर्म एंड रेजिस्टेंस। उसमें भी हमारा लेसन 6 है, दैट इज द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपके 11th या 12th में रहा था हिस्ट्री का। उसके बाद अब भी इंपॉर्टेंट है ये जब आपके पेपर्स चल रहे हैं। मेजरली इसमें से क्या पूछा जाता है कि जो एनफील्ड राइफल्स थी, जो र्यूमर्स फैले गए थे कि उसमें काओ का वो है मीट वगैरह है, बहुत सारी चीजें का इसमें र्यूमर्स फैले गए थे, तो क्या वो सच्चाई थी क्या वो सच्चाई नहीं थी, क्योंकि र्यूमर एक ऐसी चीज होती है तुम्हें नहीं पता होता क्या वो सच है या फिर वो झूठ है, तो डैट यू हैव टू कंफर्म बाय दैट टाइम ऑफ रीडिंग्स की उस समय की रीडिंग्स कैसी थी, उस समय लोगों का पहनावा कैसा था, लोगों कैसे रहते थे, इन सब से ये आपको पहचानना पड़ता है तो क्या वो सच था या फिर क्या वो झूठ था। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है और ये भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, दैट इज इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 तक मैंने प्रोवाइड करे हैं, तो यस इनको थोड़ा पढ़ सकते हो इजीली आप।
नेक्स्ट यू हैव इज यूनिट 3 में से फिर से दैट इज रिफॉर्म एंड रेजिस्टेंस, और उसमें आपका ऐसा लेसन नंबर 7 दैट इज मेजर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स। तो बहुत सारे जो मेजर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे जैसे कि ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, देन यू हैव इज सत्य शोधक समाज, उसके अलावा भी आर्य समाज था, रामाकृष्ण मिशन था, रामकृष्ण मिशन। तो ये सारे मिशंस के बारे में, समाज के बारे में मैंने आपको बताया था, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पर आपको थोड़ा याद करने की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये जो है मेनली हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री को कितना भी कर लो तुम समझ पाओगे, बट इतना अच्छे से नहीं, क्योंकि तुम उस पर्टिकुलर फेज में नहीं जी पा रहे हो, इसलिए। देन यू हैव इज कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म, आपको यूनिट 3 में से फिर से दैट इज लेसन नंबर 8 एजुकेशन एंड द राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। तो जो एक न्यू मिडिल क्लास राइज हुई थी उसमें हमने मेजरली क्या पढ़ा था, तो हंटर एजुकेशन कमीशन के बारे में, फिर हमने पढ़ा था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन, एंड देन वी हैव इज सेटलर यूनिवर्सिटी कमीशन। उसके बाद भी वार्धा स्कीम थी और सर्जन प्लान था ऑफ एजुकेशन 1944 का। तो ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमने पढ़ा था, और इसके क्वेश्चन आंसर भी थोड़े ज्यादा थे, आई थिंक सो 5 से ज्यादा ही थे, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए थे, नहीं 5 ही। अब हम आगे लेसन नंबर 9 पे, जहां से मैंने अभी डिस्कशन नहीं किया है, दैट इज नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस। सो इसमें आपका जो यूनिट 4 है, लेसन नंबर 9 का जो नाम है वही बहुत बड़ा है, जो कि है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस फेसेस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, जिसमें आपके पास है लिबरल, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, स्वदेशी एंड द रेडिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें आपका मेजर क्या है। एक तो है डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, देन यू हैव स्वदेशी एंड रेडिकल्स का इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, देन यू हैव मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं इनमें से। तो पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिन द फेज ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया विद अ फोकस ऑन द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन एस्पिरेशंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ बिकॉज इसका टेक्स्ट आपके पास ऑलरेडी है गिवन, तो ये आप पढ़ सकते हैं खुद। देन यू हैव एनालाइज द रोल ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, तो आपको लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट का रोल वो करना है, एनालाइज करना है इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और एक्सप्लोर करना है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन और उनका इम्पैक्ट ऑन इंडियाज पॉलिटिकल लैंडस्केप। नेक्स्ट वी हैव इज explore the Swadeshi and radical phases of the nationalist movement with a focus on the demand of Purna Swaraj and the dynamics between moderates and extremists। ये देखो, ये ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट में। पहला तो ये कि जो डायनेमिक्स थे बिटवीन इन दोनों के बीच में ही विद द आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो गए थे इस पीरियड में। लीडर जैसे बाल गंगाधर तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल, वो एडवोकेटेड थे फॉर मोर एजर्टिव मेजर्स के लिए, चैलेंजिंग द मॉडरेट स्टांसेस ऑफ लीडर्स लाइक गोपाल कृष्ण गोखले। और जो सूरत स्प्लिट था 1907 का, वो हाईलाइट करता था एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट leading to a more assertive and radical phase where the demand for Purna Swaraj gained momentum। Then we have is question number 4 that is कि investigate करना आपको formation of Muslim League और उसका रोल क्या था इन national movement में, और examine करना है उनका objectives and impact on India's political landscape। Next we have is summarize करना आपको key phases के बारे में of the nationalist movement encompassing the emergence of the INC, the liberal constitutionalist phase, द स्वदेशी, द रेडिकल फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, तो ये आपको रीड करना ही पड़ेगा। इमरजेंस ऑफ आईएनसी सबसे पहले तो थोड़ा सा है, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल फेज, स्वदेशी एंड रेडिकल फेजेस, फिर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, देन कंक्लूजन। तो ये आपको पूरा टाइम पीरियड आपको बता देगा, तो इसको पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव इस क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 10 जो कि हमारा यूनिट नंबर 4 में से, दैट इज नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस। और इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट जो लेसन 10 है दैट इज की गांधी एंड मास मोबिलाइजेशन। तो इसमें गांधी जी के बारे में ज्यादा है, और गांधी जी की जो बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स थी, कॉपरेशन जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गई, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई, ये सारी मूवमेंट्स के बारे में है। उसके अलावा चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, इन सारे ईयर्स के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे चंपारण 1916 में हुआ था, देन अहमदाबाद और खेड़ा का होता है कि थोड़ा थोड़ा 1917 और 18 के बीच में हुआ था। खिलाफत इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दांडी मार्च इंपॉर्टेंट है, फिर गांधी इरविन पैक्ट, फिर सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इनके ना सबके टाइमलाइन एक तो याद जरूर रख लेना, बिकॉज टाइमलाइन एक ऐसी चीज होती है जो कि पेपर में जनरली भूल जाते हो। तो टाइमलाइन एक बार याद रख लेना कि कौन सी जो मूवमेंट्स थी, कौन सी जो
आंदोलन वगैरह थे वो किस ईयर में पर्टिकुलरली हुए थे। तो इसमें आपका पहले इंट्रोडक्शन तो लिखोगे, फिर है आइडियल्स ऑफ ट्रू सत्याग्रही, रिटर्न टू इंडिया कि महात्मा जी जो है महात्मा गांधी जी कब रिटर्न करे थे इंडिया में और कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से, दैट इज इन 1915 और साउथ अफ्रीका से आए थे। उनकी इनिशियल जनरल कहाँ की थी, चंपारण सत्याग्रह क्या था उन्होंने 1917 यहाँ बताया गया है, बट कई जगह पे आपको 1916 का एंड भी मिलता है क्योंकि वो 1916 दिसंबर में किया गया था, दिसंबर और नवंबर में शुरू किया गया था। देन यू हैव दिस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, तो दोनों ही 1918 का बताया गया है। देन यू हैव दिस रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर, तो ये दोनों ही जो 1919 में हुए हैं। देन आपका कंक्लूजन आ गया है। उसके बाद आपके पास अभी खिलाफत मूवमेंट्स और बहुत सारे और इश्यूज। तो फर्स्ट आपका खिलाफत इशू, सो खिलाफत इशू जो है वो इमर्ज हुआ था फ्रॉम द कंसर्न फॉर द ऑटोमन कैलिफेट, और जो पर्टिकुलरली आफ्टर द डिफीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर था इन द वर्ल्ड वॉर 1। मुस्लिम जो थे वो सॉट टू प्रोटेक्ट थे अपने खलीफा जो उनके होते वो, और वो देखते थे इट एज अ सिंबल ऑफ इस्लामिक यूनिटी। इसको आई थिंक से कुछ और बोलते कैलिफेट जो मैंने बोला, तो आई थिंक इसको कुछ और बोलते खलीफा और समथिंग, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। तो इसको मुझे कमेंट्स में बता देना व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, दैट इज दिस वन। या नेक्स्ट है गांधी स्टैंड। गांधी जी का स्टैंड क्या था, तो गांधी जी वो रिकॉग्नाइज करते थे पोटेंशियल फॉर हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए, वो सपोर्ट करते थे खिलाफत कॉज को, और वो देखते थे अपॉर्चुनिटी टू फॉर्ज अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। देन यू हैव स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट कि कैसे मूवमेंट स्प्रेड हुई, उसका रिजल्ट क्या हुआ आफ्टरमैथ, एंड देन यू हैव द कंक्लूजन। देन वी हैव इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। इसमें सबसे पहले तो ये है कि गांधी जी की डिमांड क्या थी ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दैट इज कि वो कहते हैं हमारे को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए इंडिया को, एंड उन्होंने किया था अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स जो कि गवर्नमेंट जो है ब्रिटिशर जो है वो लगाती थी, एंड उन्होंने ट्राई किया था कि वो एंड कर सके ब्रिटिश मोनोपोलीज को। देन वी हैव इज दांडी मार्च जो कि 1930 में हुआ था। देन वी हैव इज द स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट कि कैसे मूवमेंट स्प्रेड हुई, गांधी इरविन पैक्ट था। देन वी हैव इज द सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन दोनों के बीच में मतलब डिफरेंस बहुत जल्दी पूछ लिया जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस था। पहले तो ये था ईयर्स में दोनों आई थिंक से डिफरेंस है, एक आई थिंक 1921 में था नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस वाज अराउंड 1940 समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था ये। देन वी हैव एक्सप्लोर द क्विट इंडिया मूवमेंट। सो क्विट इंडिया मूवमेंट, या क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का था, तो आई थिंक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थोड़ा सा पहले का ही होगा, 1938 में कुछ ऐसा कुछ। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन था वो पास हुआ था 1942 में, और इसको बोला गया था कि ये इमीडिएट एंड है ब्रिटिश रूल का, एंड अब जो हम गवर्नमेंट की कोई भी बात नहीं मानेंगे, ब्रिटिश की कोई भी बात नहीं मानेंगे। कैसे हुई मूवमेंट स्प्रेड, पार्टिसिपेशन कैसा रहा, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था और उसका इम्पैक्ट क्या था लास्ट में, और लास्ट में हमने लिख दिया कंक्लूजन। तो इन सब को जो है आप पहले पढ़ सकते हो एंड देन आप उसको इलेबोरेट फॉर्म में अपने में लिख सकते हो। देन ये इसके समराइज करने आपको की एस्पेक्ट्स ऑफ गांधी मास मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजीज और एनकम्पास करना नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट को। तो इन तीनों मूवमेंट्स के बारे में इन्होंने बता दिया थोड़ा थोड़ा, देन कंक्लूजन बता दिया, शुरू में इंट्रोडक्शन भी डाल दिया है। नेक्स्ट वी हैव इज यूनिट 4 में से फिर से हमारे पास लेसन नंबर 11 दैट इज रेवोल्यूशनरीज सोशलिस्ट्स एंड द कम्युनिस्ट्स मेनली। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये आ गया कि एक्सप्लोर द रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंक्लूडिंग देयर एसोसिएशन विद हिंदू rivalism. Then we have is revolutionary extremism, trends within the revolutionary movements and their impact on the Indian independence movement. जिसका आप इंट्रोडक्शन लिख लोगे, हिंदू के बारे में लिख दोगे, इन सारी मतलब जो रिवोल्यूशनरीज थे उनके बारे में लिख दोगे, देन कंक्लूजन कर दोगे। तो इसको आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा वीडियो को पॉज करके। देन वी हैव इज कि इन्वेस्टिगेट करना है आपको मेनली द रोल ऑफ सोशलिस्ट इन इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट, एग्जामिन करना है उनके ऑब्जेक्टिव्स को, स्ट्रैटेजीज को और कंट्रीब्यूशंस को। उसके बाद क्या है कि आपको जो है ब्रॉडर स्ट्रगल बताना है अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये सारे टॉपिक्स, एंड देन यू हैव इज द कंक्लूजन। नेक्स्ट यू हैव इसकी एक्सप्लोर करना आपको रोल ऑफ कम्युनिस्ट इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उनकी मतलब जो आइडियोलॉजी है उसको एग्जामिन करना है, ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स को बताना है, एंड देन कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ब्रॉडर स्ट्रगल ऑफ सेल्फ रूल। सो ये था सारे आपके इंट्रोडक्शन, देन आपके सारे टॉपिक्स, एंड देन यू हैव द कंक्लूजन। सो इसको आपको पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करके रीड करना पड़ेगा, बिकॉज अभी मैंने रेवोल्यूशनरीज के बारे में इतना नहीं पढ़ा है क्योंकि मेरा हिस्ट्री जो टॉपिक भी नहीं है, तो बट मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ बिकॉज ताकि आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ मैं, ताकि आप पेपर में लिख सकें। तो नेक्स्ट यू हैव समराइज करना आपको रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज सोशलिस्ट एंड कम्युनलिस्ट इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और हाईलाइट करना है उनके यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को,
and the impact of their ideology on the struggle for self-rule. So you have this, the first is introduction, then you have is revolutionaries, socialists and communists, and then you have the conclusion. और ये बात मैं हमेशा से आपको बोलती आई हूँ कि मैं आपको यहाँ पे कंटेंट कम प्रोवाइड करती हूँ, इतना नहीं जितना आपको पेपर में लिखना है। तो ट्राई करना है पेपर में हर आंसर का कम से कम ट्राई करो तो 300 to 400 वर्ड मिनिमम, मैक्सिमम में आप जा सकते हो तो 600 to 700 वर्ड्स, इससे ज़्यादा मत जाना। नेक्स्ट है इस कॉलोनिज्म नेशनलिज्म, आपका यूनिट 4 में फिर से, डेट इज लेसन नंबर 12, कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें आपको जो मेजर टॉपिक था एक तो वही है टू नेशन थ्योरी के बारे में, देन यू हैव इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल सिंस 1905, डिवाइड एंड रूल का जो ब्रिटिश इंडिया का एक कह सकते हैं स्कीम टाइप की थी वो, उसके बारे में आ सकता है। और जो गांधी आइडिया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, जो कि था खिलाफत एंड पार्टीशन के ऊपर, तो वो आपको बताना हो सकता है। तो इसके आपके मेजर क्वेश्चन इसी में से आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एग्जामिन द डायनेमिक्स ऑफ रिलीजियस पोलराइजेशन बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड एनालाइज करने उनके फैक्टर्स को जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द रिलीजियस डिविजन्स एंड टेंशंस। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इन्वेस्टिगेट करना है आपको इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन, मतलब कि पार्टीशन का इम्पैक्ट क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल का 1905 में, ऑन कॉलोनियलिज्म। एक्सप्लोर करना है कि कैसे इस इवेंट ने जो है कॉन्ट्रीब्यूट किया था हमारे रिलीजियस डिवीजन में एंड द सब्सिक्वेंट पॉलिटिकल लैंडस्केप में। देन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 3, explore the creation of Muslim League and Hindu Mahasabha, examining the objectives and strategies of these organizations in the context of communalism in Indian politics. Then we have is analyze the Gandhian idea of Hindu-Muslim unity, examining the Khilafat and partition movements as attempts to foster unity and the challenges faced in implementing this vision. So we have is the Khilafat movement, we have the partition movement, and then we have the challenges and limitations, and then you have is the conclusion. Then you have is the next question, that is explore the concept of two nations theory, examine करने होंगे origin को, ideological underpinnings को, and the impact of communal landscape of British India. Next you have is lesson number 13, two nation theory के बारे में, negotiations over partition. सो सबसे पहले इसमें एकदम देखो टू नेशन थ्योरी है तो भाई ये तो रटना ही पड़ेगा आपको, दो टॉपिक्स है, मतलब दो चाइल्ड लेसन में टू नेशन थ्योरी है। तो टू नेशन थ्योरी क्या थी, जो कि मोहम्मद क्या नाम था उनका, जिन्ना आई थिंक, हाँ जिन्ना। तो जिन्ना वॉज वन जो सपोर्ट करते थे टू नेशन थ्योरी को, और दूसरी तरफ हमारे थे खान अब्दुल गफर खान, जो कि आई थिंक नॉन सपोर्टर थे इस पर्टिकुलर थिंग के, टू नेशन थ्योरी के। इसमें क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया जा रहा था फॉर मुस्लिम और हिंदूज के उस पर, बट ये भी बात हुई थी कि इंडिया जो है वो कभी भी मुस्लिम वो नहीं था कि हिंदू स्टेट ही बनेगा, हिंदू कंट्री बनेगा, इंडिया में कोई भी रह सकता था जनरली, बट मुस्लिम सारे मूव कर गए थे इन पाकिस्तान। बट पाकिस्तान में मोस्टली मेजरली मुस्लिम्स ही इधर से उधर ट्रैवल कर रहे थे, और जो हिंदूज थे पाकिस्तान के वो मोस्टली उनको छोड़कर ही आना पड़ रहा था। बट यहाँ पर मुस्लिम्स को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था कहीं कहीं जगहों पे, मैं नहीं बोलूँगी हर जगह पे, बट कहीं कहीं जगह पे मुस्लिम्स को सपोर्ट किया गया था, उनको बचाया गया था, उन्हें सेव किया गया था। और ऐसे आपको बहुत सारी स्टोरीज भी पढ़ने को मिलेंगी, तो आप ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स अगर भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहो तो, जिसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम्स को जो है सपोर्ट किया गया था और हिंदूज के द्वारा या फिर पंजाबी सरदारों के द्वारा, सिंग्स के द्वारा, और उन्होंने सपोर्ट किया था मुस्लिम्स को कि वो अपने घरों में ही रह सके जहाँ पे वो रहते हैं अभी। देन वी हैव इस कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जामिन करना है आपको ओरिजिन एंड आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ टू नेशन थ्योरी एंड हाईलाइट करना है हमको कॉन्सेप्ट जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डिमांड ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया। देन वी हैव इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पता है थोड़ी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तब आपको क्वेश्चंस रीड कर लेना थोड़े बहुत, मैं कुछ क्वेश्चंस रीड कर देती हूँ। दैट इज कि एक्सप्लोर करना आपको नेगोशिएशंस ओवर पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, फोकसिंग ऑन द की इवेंट्स सच एज इलेक्शंस of constitutional assembly, the reaction, Gandhi's vision of the India of his dream, तो उनका क्या ड्रीम था अपने इंडिया को किस टाइप का देखने का। देन यू हैव दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हाँ माउंट बैटन प्लान और रेड क्लिफ मिशन इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन, दैट इज एग्जामिन करना आपको कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, एनालाइज करना सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक इम्पैक्ट और द न्यूली फॉर्म नेशंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के क्या क्या रिजल्ट हुए थे दोनों में ही। तो देखो हर चीज का एक तो डिवीजन हुआ था, इकोनॉमी डिवीजन हुआ था, पॉलिटिकल भी क्या हुआ था कि भाई डिवीजन तो हर चीज का था ही, तो पॉलिटिक्स भी थोड़ी ज्यादा हो गई थी और उसके चक्कर में लड़ाइयाँ, दंगे, मतलब एबडक्शन और बहुत चीज ऐसी हुई थी कि लोगों का मतलब वुमेन्स का रेप भी हुए थे उस समय, और बहुत सारे लोगों को मारा गया था ड्यूरिंग द पार्टीशन।
और या जब वो ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन चलाई गई थी, ट्रेन में लोगों को मारा गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी ऐसी। तो इसमें आपका है कि एक तो टू नेशन थ्योरी के अंदर बताया गया, नेगोशिएशंस ओवर द पार्टीशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, इन सब के अंदर बताया गया। देन यू हैव इज यूनिट 5 दैट इज सोशल मूवमेंट्स, जिसमें आपका है पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। सो ट्राइबल मूवमेंट है और एक पीजेंट मूवमेंट है। तो देखो अगर इसमें तो दो मूवमेंट्स है तो दोनों मूवमेंट्स अच्छे से आप रट कर जा सकते हो इन दोनों के बारे में ही। और ये मैंने आपको थोड़ा सा अच्छे से डीपली क्वेश्चन बता रखा है। एक्सप्लोर द multifaceted dynamics of tribal movements within the broader context of social movements in India, delving into the historical antecedents, multifarious objectives, and the profound impact these movements have had on reshaping the socio-political landscape. तो इसमें इंट्रोडक्शन है, देन यू हैव इज हिस्टोरिकल, मल्टीफ्यूरियस फेरियस, एंड देन यू हैव इज इम्पैक्ट, एंड देन कंक्लूजन। तो इसके बारे में पढ़ सकते हो। और ये पता है इस पर्टिकुलर जो लेसन है उसके मैंने आपको क्वेश्चंस बहुत डीपली एक्सप्लेन करवाए हुए हैं, बट मैंने वीडियोस नहीं बनाई है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी जब आपके वाले पेपर हो जाएंगे उसके बाद। तो इसलिए मैं आपको अभी ये कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके अलावा पता है ये सारे अच्छे से और डीपली एक्सप्लेन्ड है, तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर रीड आउट कर सकते हैं। ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में, पीजेंट मूवमेंट के बारे में एक छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो ट्राइबल मूवमेंट थी, दैट इज की जो एग्जामिनेशन था ट्राइबल मूवमेंट का, वो अनवील करता है एक रिच टेपेस्ट्री को जो कि वोवन थी विद हिस्टोरिकल इंजस्टिसेस, कल्चरल प्रिजर्वेशन स्ट्रगल्स, एंड मल्टीफेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स जो कि एनकम्पास करते हैं लैंड राइट्स को एंड ऑटोनॉमी को। ये जो मूवमेंट्स थी वो फार रीचिंग इम्पैक्ट थी उनका, और वो एक्सटेंड करती है अपनी पॉलिसीज चेंजेस को एंड देयर रोल इन शेपिंग द डिस्कोर्स ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देन वी हैव इज पीजेंट मूवमेंट्स। पीजेंट मूवमेंट जो है वो डीपली रूटेड थी अपने हिस्टोरिकल एग्रीगेरियन ग्रीवियंसेस में। ये शोकेस करती है डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कलेक्टिव एक्शन, प्रोटेस्ट्स एंड डिमांड्स फॉर एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स। सिग्निफिकेंटली ये जो मूवमेंट्स थी वो एमर्ज करती है एक पोटेंट फोर्सेस को विद इन सोशल मूवमेंट्स, चैलेंजिंग inequitable structures and contributing substantively to the discourse of rural development. Then here is the conclusion. नेक्स्ट आ गए हम अपने यूनिट नंबर 5 पे, डेट इज सोशल मूवमेंट्स। और इसमें हमारे पास जो लेसन नंबर 15 है डेट इज वर्कर्स एंड द मूवमेंट्स मूवमेंट। तो इसमें तो आपके वुमेन मूवमेंट्स के हमें पूछा जाएगा, दूसरा वर्कर्स मूवमेंट। तो वर्कर्स मूवमेंट के पहले आपको पता होना चाहिए कि दो फेजेस थे इसके, फर्स्ट फेज ऑफ मूवमेंट एंड सेकंड फेज ऑफ मूवमेंट। और वुमेन मूवमेंट में मेनली क्या था, एक तो वुमेन का ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, और सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, इन सब के अंदर पढ़ोगे। और उसके अलावा वुमेन मूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें यही रहेगा, वुमेन मूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बारे में बताया गया वुमेन मूवमेंट के बारे में, तो यहाँ पढ़ सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या था इन रीशेपिंग लेबर रिलेशंस, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज वुमेन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, वुमेन्स मूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो पता है इसका मैं आपको डायरेक्टली तभी समझा सकती हूँ जब मैं आपको एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊँ, और जो कि अभी नहीं बन पाएगी, बट ये सब वीडियोस को पॉज करके जरूर देख लेना जिसे मैंने आपको बोला। नेक्स्ट यहाँ इज वर्कर्स मूवमेंट एंड वुमेन्स मूवमेंट। लास्टली हमारे पास आ गया हम लेसन नंबर 16 पे, जो कि मेरा लास्ट होने वाला है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो मेरे फर्स्ट जब मैंने वीडियो शुरू करी ये वाली, वहां से लेके अब तक तो गला पूरा बैठ चुका है। yes, so now we have is the unit number 5 that is social movements। और इसमें हमारे पास है लेसन नंबर 16। थोड़ा सा आवाज ऐसी लगे आपको कि नहीं सुनाई दे रहा तो उसको एडजस्ट कर लेना, बिकॉज मैं तब से रेगुलर वीडियो बना रही वाली, तो इसमें कोई कट वगैरह भी नहीं है, कुछ एडिटिंग भी नहीं होगी। तो इसमें लेसन नंबर 16 है सोशल मूवमेंट्स, जो कि है आपका एंटी कास्ट मूवमेंट्स। एंटी कास्ट मूवमेंट्स में आपके बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि दलित प्रोटेस्ट था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पता है, जितने भी लीडर्स थे, जैसे कि एक था पंडित रामाबाई, इनके बारे में, महात्मा ज्योतिबा फूले, इसके अलावा ईवी रामास्वामी पेरियार, और उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के आइडिया, इन सब के बारे में जरूर अच्छे से पढ़ लेना। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने दे रखा है, वीडियो को पॉज करो, कैसे भी पढ़ो, बस पढ़ना ही पड़ेगा। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ट्राई करना जितने आपके जो लेसन नंबर 11 से लेके 16 है ना, उनको तो अच्छे से कवर करो, बिकॉज ये बहुत ईजी लेसन है। आपके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल भी जाएंगी आपको ऐसी की जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस होंगी, तो उनको अच्छे से समझ लेना लेसन 11 से लेके 16 तक, क्योंकि लास्ट के लेसन ऐसे होते हैं कि वो ईजी होते हैं, और दूसरे बहुत ही कम बच्चे जो है उसे पढ़ते हैं, क्योंकि जनरली बच्चे के लास्ट के स्किप कर रहे होते हैं। और लास्ट के स्किप मत करना, ये इजी लेसन है, बहुत इजी लेसन है। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ कास्ट इन ब्रिटिश एरा, देन ये महात्मा ज्योतिबाई फुले के बारे में, पंडित रामाबाई के बारे में। नेक्स्ट आंसर में हमारे पास है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन इंडिया,
in South India. Then we have his Justice Party and Non-Brahman Movement. Then we have his E.V. Ramaswamy Periyar के बारे में. And next we have his question number 3, that is Dr. भीमराव अम्बेडकर के बारे में है, महात्मा गांधी के आइडिया के बारे में है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अपने एंटी कास्ट मूवमेंट्स वगैरह के बारे में देखने वाले हैं. पहले नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, देन वी हैव दलित प्रोटेस्ट. उसके बाद है हमारे पास सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली. यहाँ से हमारा सारा कंटेंट खत्म हो गया. और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है. वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. लेसन नंबर 1 से लेके 8 तक मैं आपके लिए सेपरेट वीडियोस बना चुकी हूँ. उसका ट्राई करूंगी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँ. अभी पता नहीं है मुझे कि हो पाएगा नहीं, बट यस मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूंगी कि लिंक उसका प्रोवाइड कर दूँ. और उसके अलावा अगर लिंक ना भी प्रोवाइड हो सके तो इससे पहले सारी वही वीडियोस डली है लगातार सीरीज में, लेसन 1 से लेकर लेसन 8 तक डेली बेसिस पे, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को भी देख सकते हैं. और जैसे कि मैंने आपको बोला पहले उन 8 वीडियोस को देखना, उसके बाद इसे देखना, वरना मत देखना, क्योंकि फायदा ही नहीं होगा तुम्हारे को, वो वाले समझ ही नहीं आएंगे ना. और वो एक तुम्हारा बेसिक्स है, अगर वो नहीं समझ पाओगे तो ये वाला समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो मैंने मोस्टली चीजें स्किप ही करी है, ज्यादा मैंने समझाया नहीं है डीप में. तो इसलिए तो वीडियो अगर मतलब अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी क्वेरी तो कमेंट्स में तो पूछ ही सकते हैं. और नेक्स्ट पेपर आपको जो भी है उसके बारे में मुझे बता देना कमेंट्स में, उसकी वीडियोस भी जल्दी से आ जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.